हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं तुम्हारा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज वर्ष का पहला दिन है, सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा, आपको ये वर्ष जो होगा, जो आपने अपने एम्स बनाए हैं, बाई चांस आप 2024 में उसको नहीं अचीव कर पाए हैं, तो ईश्वर जो है आपको इतनी बुद्धि और शक्ति दे कि आप अपने एम को अचीव करने में जो है अपना पूरा सामर्थ्य लगा सको, ठीक है ना। हालांकि हमारे लिए ये जो नव वर्ष होता है या न्यू ईयर होता है तभी होगा जब हम अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे, वरना हर दिन एक नया ही दिन होता है, ठीक है। तो आज से हम एक छोटी सी श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम हिस्ट्री में कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में 15 से 20 मिनट का मैं रोजाना लेक्चर लूँगा और उसमें आपको इतने बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। कॉपी नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर आप कोई यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई अगर आप प्री एग्जाम लिखने भी जा रहे हो ना, तो आपको क्वेश्चन डेफिनेटली वहाँ से फंसेगा, ठीक है ना। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट रही कि आप इसको रिवाइज करते हुए रहिएगा और विश्वास मानिए कि आप मेरे पे विश्वास करते हुए ये 20 या 30 वीडियो मैं आपको टोटल दूंगा हिस्ट्री में, आप इनको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप मेरी तरफ से, है ना, देखो मेरा नाम भी इन्होंने छुपा दिया और ये मेरा नाम है डॉक्टर मयंक तोमर। तो मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की 2025 के लिए शुभकामनाएं। और आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल के बारे में। जो आपको पता है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट बंगाल था, ठीक है ना, स्वतंत्र राज्य जो बंगाल था, आपको पता है हमारे पास जो कुछ राज्य थे जहाँ पर बंगाल था, मैसूर था, हैदराबाद था, तो ये कुछ राज्य ऐसे थे जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हुए चले गए। उसमें से आज हम अपना पहला स्टेट पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या था, बंगाल, ठीक है ना। चलिए, और बंगाल कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। बंगाल में आज का उड़ीसा है, आज का बिहार है, आज का पूरा बांग्लादेश है, आसाम है। तो ये पूरी का पूरा जो प्रांत है ये बंगाल के नाम से फेमस था। और आपको पता है जब भारत का जब बंटवारा करता है लॉर्ड कर्जन 1905 में, तो वो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल हो जाता है। और ईस्ट बंगाल को हम कहते हैं बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल जो आज हमारे पास है, ठीक है ना। और यही ईस्ट बंगाल जो आपका ईस्ट बंगाल था, आगे चल के इंदिरा गांधी ने इसको बांग्लादेश के रूप में आज़ाद कराया और ये एक नया देश बन गया आपका बांग्लादेश, ठीक है। चलिए, तो बंगाल की बात करें, कुछ मैंने एक इमेज लगाई है, ठीक है ना, जो ये बैटल चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं अंग्रेजों के बीच में, भारत के बीच में, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम अपना। सबसे पहले कि जब हम बात करते हैं, सबसे पहले जब हमारे पास स्टार्ट होता है, क्योंकि आपके पास जब तक इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, जो उसकी बुनियादी नींव होगी, नहीं पता लगेगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो बात है 1651 की, 1651 में। तो 1651 में सबसे पहले जो बंगाल का एक मुगल सूबेदार था, बंगाल में एक सूबेदार, आपको पता है सूबेदार मतलब पूरे सूबे का जो मालिक होता था उसको सूबेदार कहा जाता था, ठीक है ना। तो सूबेदार था, उसका नाम था शाह शुजा। और शाह शुजा की जो अनुमति थी, उसी की अनुमति से जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजों ने बंगाल के हुगली में एक फैक्ट्री की स्थापना कर दी थी। बाकी आपको पता है 1600 में जो है अंग्रेज महारानी का चार्टर लेकर, आज्ञा पत्र लेकर भारत में व्यापार करने के लिए आ गए थे और सूरत में उन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री थी या कोठी थी उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अब ये बंगाल में जा रहे हैं और बंगाल में सबसे पहले जो फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो जो वहाँ का बंगाल का जो मुगल सूबेदार है जिसका नाम शाह शुजा था, इन्होंने हुगली में अपनी फैक्ट्री को स्थापित कर दिया, ठीक है, कर दिया, कोई बात नहीं। और यहाँ पर इसी वर्ष इन्होंने क्या किया, 3000 रुपये एक वर्ष के लेंगे और एक वर्ष के 3000 रुपये के बदले इन्होंने BEIC मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। मतलब क्या कहा कि आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, आप 3000 रुपये मुझे वार्षिक दीजिए और 3000 रुपये जैसे मैं ईयरली लूंगा आपसे, वार्षिक रूप से लूंगा, तो अब आप टैक्स फ्री क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। चलता रहा। 1698 में यहाँ पर एक बंगाल का जो मुगल सूबेदार था, जो शाह शुजा था, उसकी जगह रिप्लेस होता है, इसका नाम था अजीम उस शान। तो अजीम उस शान ने क्या किया, अंग्रेजों को सुल्तानाती, कालिकाता और गोविंदपुर की जो जमींदारी है यानी कि रेवेन्यू इकट्ठे करने का काम दे दिया गया। 3 सुल्तानाती, कोलकाता, या जिसको हम आज हम बोलते हैं कोलकाता, इसका नाम क्या था, कालिकाता और गोविंदपुर। तो जैसे ही इसने इसकी जिम्मेदारी मिली और यहीं पर अंग्रेजों के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी गई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई अंग्रेजों के द्वारा, इन तीनों की क्या मिलने के बाद, इन तीनों की जिम्मेदारी मिलने के बाद, ठीक है जी। इसके बाद 1700 में क्या होता है, जब हमारा जो मुगल बादशाह है यानी कि दिल्ली में बैठता है, आपको पता है ये जो है टाइम पीरियड चल रहा है किसका, औरंगजेब का चल रहा है। तो 1700 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त करके बंगाल में भेज दिया।
तो मुर्शिद कुली खान जैसे बंगाल में जाता है तो यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे, अभी हम जब आगे आएंगे, तो पहला जो बंगाल का जो नवाब होगा उसका नाम मुर्शिद कुली खान ही होगा, ठीक है ना। इसको किसने नियुक्त किया था? इसको औरंगजेब ने नियुक्त किया था। इसके बाद 1717 में जो मुगल बादशाह है, आपको पता है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है बूढ़ा बादशाह शाह आलम फर्स्ट आता है। शाह आलम फर्स्ट के बाद फिर एक नया जो है क्या बनता है, शासक बनता है, और उसके बाद आपका फर्रुख सियर आता है। तो फर्रुख सियर जिसको हमने घृणित कायर भी जिसको हम बोलते हैं, तो मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने BEIC को एक व्यापारिक फरमान प्राप्त हुआ, एक दस्तक, यानी कि इसको बोलते हैं गोल्डन ऑर्डिनेंस, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद 1717 में जो मुर्शिद कुली खान थे, ये बंगाल के क्या बन गए? सूबेदार बन गए। जैसे बंगाल के सूबेदार बनते हैं, इन्होंने सबसे पहला काम किया, जो क्वेश्चन भी आता है कि इन्होंने अपनी राजधानी को सबसे पहले ढाका से मुशीराबाद को शिफ्ट कर दिया, यानी कि जहां राजधानी ढाका हुआ करती थी, ढाका से उठाकर कहां पर ले आइए? मुर्शिदाबाद में ले आए। इसके बाद मुर्शिद कुली खान को जो है उड़ीसा का कार्यभार भी मिल गया, यानी कि उड़ीसा की जो रेवेन्यू वाला काम था, उस रेवेन्यू को भी किसने संभाला? मुर्शिद कुली खान ने संभाला। इसके बाद मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है, और मुर्शिद कुली खान का जो दामाद होता है, यही सबसे पहला नवाब बनता है मुर्शिद कुली खान बंगाल का। इसका जो दामाद होता है जिसका नाम होता है सुजाउद्दीन, तो सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है। अभी जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो क्रोनोलॉजी आ रही है, तो कर्म में लगाने के बाद पहला जो शासक बना वो कौन बना? मुर्शिद कुली खान, और मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आया? उसका दामाद सुजाउद्दीन। तो बंगाल का जो नवाब बना सुजाउद्दीन, इसको बिहार का भी कार्यभार दे दिया गया, यानी कि बिहार का कार्यभार भी इसको मिल गया। और जो सुजाउद्दीन था, इसने अलीवर्दी खान को बिहार का नायब सूबेदार को नियुक्त कर दिया। बात समझ में आई ना? तो यानी कि नायब सूबेदार बनाया किसका? बिहार का। किसको बनाया? अलीवर्दी खान को। इसके बाद सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही, क्योंकि जब हमारे पास हम पढ़ रहे हैं इस बात को, जो हमारा मुर्शिद कुली खान था, तो इसने बंगाल के नवाब पद को वंशानुगत बना दिया गया, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा। तो यहाँ पर जो सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो सुजाउद्दीन का जो पुत्र है जिसका नाम था सरफराज, तो ये बंगाल का नवाब बन जाता है। लेकिन अलीवर्दी जो खान थे, ये एक बेहद योग्य शासक थे, है ना, बहुत मतलब दूरदर्शी सोच इनकी थी। तो लेकिन वहाँ तो क्या था, वो पद जो है आपका वंशानुगत हो गया था, ठीक है जी, वंशानुगत हो गया, तो अब क्या किया जाए? तो ये अपने आप में बंगाल का नवाब को घोषित कर देते और सरफराज बंगाल का नवाब बन जाता है। लेकिन ये बात पसंद नहीं आती किसको? अलीवर्दी खान को। इसी बीच में आपने पढ़ा होगा, जब मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह हुआ करता है दिल्ली में, तो तभी 1739 में क्या होता है? नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है। और नादिर शाह का आक्रमण में आपको पता है, नादिर शाह के आक्रमण में क्या होता है? वो आता है दिल्ली में, लूटमार करता है, सब चीज़ें करता है। और इस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि बताइए, पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो वो मोहम्मद शाह रंगीला था, जिसमें कोहिनूर डायमंड लगा हुआ था। तो वही टाइम पीरियड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 1739 में करनाल का युद्ध होता है, नादिर शाह बना मोहम्मद शाह रंगीला। आप रंगीला भी याद कर लीजिए इसमें, मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि ये आपका मुगल बादशाह है। और यहाँ पर मोहम्मद शाह की हार हो जाती है, आपको पता ही है, तो मोहम्मद शाह की हार हो जाती है। तो इसी चीज़ का फायदा उठाता है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान को पता है कि जो मुगल बादशाह है, तो अब बंगाल के नवाब को उसका सपोर्ट तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो नादिर शाह के साथ क्या लगा हुआ है? अपना युद्ध में लगा हुआ है। तो मेरे पास यही सबसे बेहतरीन टाइम है कि इस टाइम में मैं जो है बंगाल पर आक्रमण कर दूं। कौन कौन सोच रहा है? अलीवर्दी खान की बात करें, जो नायब सूबेदार बनाया गया था। तो यहीं पर अलीवर्दी खान का विद्रोह हो जाता है 1740 में, और एक युद्ध होता है जिसका नाम रहता है गिरिया का युद्ध। और इस गिरिया के युद्ध में नवाब जो सरफराज होता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ का जो अगला नवाब बनता है, उसका नाम क्या होता है? अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान बन गया बंगाल का नवाब। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। सबसे पहले नवाब की बात करते हैं, बंगाल का नवाब बना कौन? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बाद उनका दामाद आता है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद तीसरा जो बनता है उसका नाम होता है सरफराज खान। तो सरफराज के बाद कौन बनता है? अलीवर्दी खान। तो मैं आपको बार बार रिपीट कराऊंगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। फिर मिलेंगे जब हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आएगा, और अगर आपका क्वेश्चन नहीं मिलता है तो मैं यूट्यूब पे ही आपके सामने रहूँगा, भाई बताइएगा सर जी आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद 1751 में बंगालों पर मराठों का खतरा हो जाता, क्योंकि मराठे भी जो है इस पूरे प्रांत में, उड़ीसा से लेकर बिहार से लेकर बंगाल तक आ रहे हैं। बहुत ताकतवर शक्तिशाली साम्राज्य बन रहा है। तो अलीवर्दी खान ने अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए क्या कहा? अलीवर्दी खान और मराठों के बीच में एक ट्रीटी हो जाती है, संधि हो जाती है, और मराठों को उड़ीसा तथा 12 लाख जो है वार्षिक चौथ मिली। चौथ का मतलब क्या है यहाँ पर? कि ये एक जो इनकम होती थी उस पर कुछ पैसा दिया जाता था। तो इन्होंने अपने आप को बचाया कि भाई आप जो उड़ीसा है आप उसको ले लीजिए, उसकी जिम्मेदारी आप ले लीजिए, तथा 12 लाख रुपए हम हर वर्ष आपको एक टैक्स के रूप में पे कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद 1756
1756 का टाइम पीरियड आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अभी इसके बाद होने वाला है कौन सा युद्ध होगा बताओ, 1757 में कौन सा युद्ध होगा देखेंगे। ये तो प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध, हालांकि प्लासी का युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध बाद में होगा, ठीक है। चलो, तो 1756 में होता है, अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और अलीवर्दी खान की 3 पुत्रियां होती हैं। कितनी पुत्रियां होती हैं? 3 पुत्रियां। इनमें जो सबसे छोटी पुत्री होती है उसका पुत्र जिसका नाम होता है सिराजुद्दौला, जो आप पढ़ोगे, तो सबसे छोटी पुत्री का जो पुत्र होता है सिराजुद्दौला, उसको बना दिया जाता है नवाब। तो जैसे नवाब बनता है तो लेकिन जो इसकी 2 पुत्रियां हैं पहले वाली, यानी कि आसान भाषा में समझो, जो सिराजुद्दौला का जो मौसी है उनको दिक्कत आएंगी, तो अब इन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट किया। तो सिराजुद्दौला के विरुद्ध तीन साइड से मोर्चा खुल गया। पहला एक था जो आपका शौकत जंग, ये इसकी मौसी का बेटा था, तो पूर्णिया में रहा करता था, तो शौकत जंग इसकी मौसी का बेटा, उसने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके बाद जो ढाका था, ढाका में कौन थी? घसीटी बेगम, इसकी खुद मौसी, वो इसके चक्कर में लगी हुई है। और उसके बाद उसका दीवान राज बल्लभ और अंग्रेज तो लगे हुए थे, यानी कि 3, दोनों मौसी, पहली मौसी का पुत्र शौकत जंग, दूसरी मौसी का पुत्र जिसका नाम क्या था, दूसरी मौसी का नाम क्या था? घसीटी बेगम, और तीसरी तरफ से कौन था? अंग्रेज। राय जो दीवान राज बल्लभ था, ये घसीटी बेगम के सब कार्य देखा करता था राजस्व विभाग के, ठीक है। चलिए, तो अक्टूबर 1756 में एक मनिहारी का युद्ध होता है, और ये होता है शौकत जंग के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में, और ये यहाँ पर शौकत जंग को पराजित कर देता है और शौकत जंग की टेंशन को करता है खत्म। तो 3 में से 2 खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक युद्ध चल रहा है, सप्तवर्षीय युद्ध, जिसको हम वर्ल्ड वार बोल देते हैं। ये आपका उस टाइम का सप्तवर्षीय युद्ध था, और ये चल रहा था आपका फ्रांसीसियों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, अंग्रेजों के बीच में और किसके बीच में? फ्रांसीसियों के बीच में। तो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है। बंगाल में अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या करते हैं? अपनी फैक्ट्रियों का बाउंड्री करना, उनका दुर्ग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब भाई एक बात बताओ, आप यहाँ पे आके रह रहे हो, आपने मुगल बादशाह से कुछ पूछा नहीं है और आप वहाँ पे उसकी बाउंड्री कर रहे हो, तो दिक्कत तो होने वाली थी। तो सबसे बड़ा कारण यही रहा कि जो हमारा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना बैठा है, उसको इस बात की टेंशन हुई, भाई ये तो मामला गड़बड़ हो गया, इन्होंने मेरी बात को नहीं माना है। तो फिर क्या होता है? सिराजुद्दौला बनाम अंग्रेज, एक बात हम यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या अंग्रेजों द्वारा नवाब की आज्ञा के बिना कलकत्ता की किलेबंदी भी की गई। तो ये बात कहीं ना कहीं जो है सिराजुद्दौला को बहुत बुरी लगी, भाई नवाब था, नवाब से पूछना जाना चाहिए था। और अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, क्योंकि जो उनको दुरुपयोग मतलब, देखो अब हमने एक बात बीच में बतानी छोड़ दी आपको, जो फर्रुखसियर था, ऐसा बताया जाता है इसको कुछ फोड़ा वगैरह हो गया था और वो इसके वैद्य से ठीक नहीं हो रहा था, तो अंग्रेजों ने उसका उपचार किया था, यानी कि वे सर्जन थे, तो उपचार क्यों ठीक हो गया। तो फर्रुखसियर ने एक गोल्डन ऑर्डिनेंस जारी किया कि अब इनको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे टैक्स फ्री कीजिए। और उस टैक्स का वो कंपनी जो कंपनी में काम करने वाले उनके एम्प्लॉय थे, अधिकारी थे, वे भी इसका दुरुपयोग कर रहे थे, मिसयूज कर रहे थे। तो अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग तथा राज बल्लभ कौन? जो घसीटी बेगम का कौन था? दीवान था, के पुत्र कृष्णदास को संरक्षण दे रखा था, क्योंकि ये बात भी सिराजुद्दौला को बुरी लगी। भाई उसकी मौसी जो घसीटी बेगम है, उसका पुत्र, उसका जो दीवान था जिसका नाम क्या था? राज बल्लभ, उसका पुत्र, तो एक तरीके से सिराजुद्दौला का क्या हुआ? शत्रु हुआ। और उसको कौन बैठा रखे? अंग्रेज। तो 3 कारण हो गए कहीं ना कहीं, मतलब दस्तक का दुरुपयोग, और इसको जो कृष्णदास था इसको, और इसको जो हमारे पास अंग्रेजों द्वारा जो किलेबंदी की जा रही थी, इसका वो विरोध करना चाह रहा था। तो 20 जून 1756 में क्या हुआ? जो हमारा सिराजुद्दौला था, इसने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि फोर्ट विलियम अंग्रेजों का द्वारा बनाया गया एक क्या था? किला था, ठीक है ना। और यहाँ से जो अंग्रेज हैं ये फुल्टा द्वीप पर भाग गए, और यहाँ पर एक ब्लैक होल की घटना घटित होती, जिसमें बताया जाता है कि एक छोटा सा कमरा था, उसमें अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था, और फाइनली वहाँ से 22 या 23 अंग्रेज बचकर निकल पाए थे। और ये ब्लैक होल की घटना थी, और इसका जो है अंग्रेज बार बार इसी चीज़ का प्रयोग करते रहे, है ना, अपने आप को मतलब क्या दिखाने के लिए? सिंपैथी गेन करने के लिए। तो 1757 में अंग्रेजों का पलटवार होता है, जो रॉबर्ट क्लाइव उनका सेनापति होता है, और वॉटसन ने कलकत्ता पर दोबारा से अधिकार कर लिया। और फरवरी 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में एक अलीनगर की संधि हुई। कलकत्ता का नाम ही अलीनगर था, और इस संधि के दौरान क्या हुआ? अंग्रेजों के पुराने व्यापारिक अधिकारों को मान्यता मिलेगी, जो पहले थे भैया वे चलते रहेंगे। दुर्ग के किलेबंदी का अधिकार मिल गया, ये भी कह दिया कि ठीक है भाई तुम दुर्ग पे अपनी किलेबंदी भी कर लो। और अंग्रेजों को युद्ध में जितनी भी नुकसान हुआ था
वो देने के लिए भी राजी हो गया सिराजुद्दौला, यानी कि बहुत बुरी हार हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। अब अंग्रेज जो है आक्रांता की भूमिका में थे, क्योंकि उनको ये पता लग गया कि जो हमारा बंगाल का नवाब है ये हमारी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार है, इसका मतलब ये पावरफुल नहीं है, और यहीं से इन्होंने अपना काम चालू स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से क्या होता है, जो प्लासी है जिसको हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी 1757, इसका एक बेस तैयार होता है, ठीक है ना। इस बेस में कौन कौन रहते हैं, इसके मुख्य षड्यंत्रकारी कौन थे, तो सिराजुद्दौला का सेनापति जिसका नाम मीर जाफर था, सबसे पहला तो वही, जिसका आर्मी चीफ ही रहेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। राय दुर्लभ जो उसका दीवान हुआ करता था। बंगाल के जगत सेठ की एक बहुत अजीब कहानी है, बस समझ लीजिए। जगत सेठ कलकत्ता के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, इतना सोना चांदी इनके पास था, अगर एक गंगा में इनके सोने और चांदी से एक बांध बनाया जाए तो वो भी बन सकता था, समझ लीजिए क्या रहे होंगे। और इनका अमीन चंद, तो ये सिराजुद्दौला के खिलाफ हो गए, क्योंकि सिराजुद्दौला ने इनके साथ बदतमीजी कर दी थी जगत सेठ के साथ, तो इनको लगा शायद हम इसके जो राजपाट है इसमें हम सेफ नहीं है, इसलिए इसके खिलाफ हो गए। और फाइनली 23 जून 1757, 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, और इस प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज होते हैं वो खरीद लेते हैं उसके सेनापति को, मीर जाफर को, तो सेनापति मीर जाफर की गद्दारी हो जाती है, युद्ध में ये मूक दर्शक बन जाता है, कोई काम नहीं करता है, और सिराजुद्दौला की स्पष्ट पराजय हो जाती है। भाई जब सेनापति कुछ नहीं कहेगा तो पराजय होना लाजमी ही है, और सिराजुद्दौला की स्पष्ट पराजय के बाद जो मीर जाफर का पुत्र था मिरान, ये सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है, और सिराजुद्दौला का चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। मतलब बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खान, उसके बाद जो है उनका दामाद बना जिसका नाम क्या था, सुजाउद्दीन के बाद जो है उनका पुत्र बना जिसका नाम क्या था, सरफराज का यहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन नहीं। फिर अलीवर्दी खान जो नायब सूबेदार बनाया था, अलीवर्दी खान की बेटी का जो छोटा पुत्र था सिराजुद्दौला, वो बन जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? चलिए, अब प्लासी के युद्ध का क्या परिणाम आया, मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया, क्योंकि उस सेनापति को जो इसने पूरी गद्दारी की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगने की जिम्मेदारी मिल गई, ये एक स्टेट था। 50 लाख रुपए इनको युद्ध के रूप में मिल गए, लूट लिया सारा का सारा। और जो रॉबर्ट क्लाइव था और वाटसन था, इसको लाखों रुपए का मतलब इसको कलकत्ता के नवाब ने दिया कि ले जाओ, ठीक है ना। और एक तरीके से बंगाल पर इनका अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली अधिकार हो ही गया था अंग्रेजों का। और बंगाल में अथाह धन से बीसीसीआई ने अपनी बड़ी सेना का निर्माण किया, क्योंकि जब मोटा पैसा आ गया तो उन्होंने अपनी सेना भी अच्छे से बना ली। और फ्रांसीसी कंपनी इसीलिए क्या हो गई, पीछे इसके हो गई, यानी कि उतना डेवलप नहीं कर पाए फ्रांसीसी जितना अंग्रेज ने कर लिया। फाइनली यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसमें लालच की पराकाष्ठा, बंगाल को उन्होंने अपने कामधेनु गाय बना लिया कि भाई जब जितना दूध चाहिए उतना निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। और बंगाल में खुली लूट हो गई, मतलब जबरदस्त तरीके से पैसे बहाए जाने लगे। कुप्रशासन की आड़ में मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। इस पे एक्चुअल में क्या था, मीर जाफर ने अपना जो पैसा था पैसा देने से मना करने लगा कि भाई जब लूट हो रही है तो कहाँ तक पैसा आएगा इतना, और फिर जो है मीर कासिम को इन्होंने नवाब बनाया। यानी कि अब मीर जाफर के बाद सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर के बाद कौन आया, मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। और मीर कासिम ने सबसे पहले क्या काम किया, इसने बर्धमान एक जिला पड़ता है, इसके बाद मैदानपुर चटगांव की दीवानी प्राप्त हुई। सिलहट से चूने व्यापार में कंपनी को आधा हिस्सा मिला, यानी कि चूना एक बहुत बड़ा वहाँ पर अधिक बिजनेस था, उसका आधा हिस्सा किसको मिल गया, बंगाल में अंग्रेजों को। और मीर जाफर को इन्होंने कहा भाई 15,000 रुपये हर महीने पेंशन ले और आराम से अपना बैठ जा, ठीक है ना। तो गद्दार लोग होते हैं कुछ समय के लिए खुश रह पाते हैं, बाकी फिर उनका मामला गड़बड़ हो जाता है, ऐसा इतिहास भी बताता है, ठीक है ना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, अपने आसपास भी आप देख सकते हो। इसके बाद मीर कासिम एक ठीक ठाक योग्य शासक था, इन्होंने कुछ सुधार को प्रारंभ किया। इन्होंने लोक व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की। सेना का आधुनिकीकरण किया, यानी कि उसको जो है ट्रेन करना स्टार्ट किया। मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकों को बनाने की व्यवस्था की, इन्होंने तोप और बंदूकों को बनाना स्टार्ट किया। और सबसे पहला काम इन्होंने अपनी बंगाल की जो राजधानी थी उसको मुशीराबाद से उठाई और उठा के इनको मुंगेर ले गए। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो मुंगेर से देखो, ढाका से मुशीराबाद, मुशीराबाद से मुंगेर, ताकि अंग्रेजों की नजरें यहाँ पर कम रहे। और जो शाही फरमान का दुरुपयोग था, जिसको लेके कोई भी कहीं चला जाता था, उसका इन्होंने विरोध किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब अच्छा यहाँ पे एक बात लिखी है, वेंसेटार्ट एक क्या था, वहाँ का अधिकारी था अंग्रेजों का। तो आंतरिक व्यापार पर बीसीसीआई नवाब को 9% चुंगी देनी होगी। अब ये कहा गया कि जो हम इंटरनल व्यापार करेंगे उस पर 9% आपको टैक्स मिलेगा। लेकिन कलकत्ता परिषद ने इस संधि को क्या किया, ठुकरा दिया। एक बार बताओ, जब आपको आदत पड़ी है फ्री के टैक्स करने की तो आप पैसा क्यों दोगे? तो यहीं पर मीर कासिम ने काम किया, तो बोला ठीक है,
जब अंग्रेज टैक्स नहीं देंगे तो भारतीय लोग भी टैक्स नहीं देंगे, सबके लिए फ्री व्यापार कर दिया। और ये बात उनको हजम नहीं हुई कि उसने कहा कि भाई हमको तो वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, अब भारतीय लोग आप लोगों भारतीय लोग ही क्या हो गए, हमारे बराबर में आके खड़े हो गए। तो इसलिए मीर कासिम ने भारतीयों और अंग्रेजों दोनों के लिए आंतरिक कर समाप्त कर दिए गए, जिससे अंग्रेज क्या हो गए, चिढ़ गए। ठीक है ना। इसके बाद जो वर्धमान है गिरिया मुसरबाद में उद्दौला में मीर कासिम की हार हो गई, युद्ध हुआ, यानी अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया। मीर जाफर को फिर ये जो मीर जाफर था बोला ये ठीक है, इसी को ले आओ, इसको दोबारा से बंगाल का नवाब बना दिया गया। और फिर क्या हुआ, एक बक्सर का युद्ध होता है। ऐसा कहा जाता है प्लासी का युद्ध तो षड्यंत्र का हिस्सा था, षड्यंत्र से हो गया, उन्होंने उसके किसको खरीद लिया, सेनापति को, लेकिन ये इनकी वास्तविक विजय थी, इसमें आमने सामने युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध में कौन कौन थे, बक्सर युद्ध में मीर कासिम और ये आपका शाह आलम सेकंड है ना, ये मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हेक्टर मुन्नो लड़ रहे थे, और इसमें जो है अंग्रेजों की विजय हो गई, और इसी ने ही भारत में अंग्रेजों की विजय का रास्ता खोल दिया। 1765 में अंग्रेजों ने मीर जाफर के पुत्र जिसका नाम था नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया, तो नजमुद्दौला बन गया नवाब। इसके बाद इलाहाबाद की संधि, 2 संधियां होती हैं। पहले अवध का नवाब को जो है ये क्या है, कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर अवध वापस मिल गया। तो कड़ा और इलाहाबाद पर जो भी रेवेन्यू प्राप्त होगा उसको कौन लेगा, अंग्रेज लेंगे। नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना भी अवध में रखी जाएगी, यानी कि सेना किसकी, अंग्रेजों की। पैसे कौन देगा, अवध का नवाब। ठीक है ना। और अवध में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिला, यानी कि अब अवध में भी ब्रिटिशों को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं थी। तो बढ़ते जा रहे हैं अब अंग्रेज। ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजों ने कभी भी प्रयास नहीं छोड़ा, आप भी प्रयास नहीं छोड़ोगे तो आप भी उसको अचीव कर सकते हो, सिंपल सी बात है। फिर इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है शाह आलम सेकंड और क्लाइव के बीच में। शाह आलम वो है जो इस टाइम दिल्ली में नवाब बैठा है। तो इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, यानी कि अब इन 3 राज्यों का रेवेन्यू किसके हाथों में आ गया, अंग्रेजों में। इतना मोटा पैसा आ रहा है तो वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, आपके हाथ में पैसा होगा, आर्थिक रूप से आप मजबूत बन सकते हो। शाह आलम को अवध से कड़ा तथा इलाहाबाद प्राप्त हो गया, उसने कहा ठीक है भाई इलाहाबाद और जो कड़ा है आप रखो। और अंग्रेजों ने शाह आलम को 26 लाख रुपए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, शाह आलम को कितने पैसे दिए, 26 लाख रुपए 1 साल में पेंशन के दिए। और मुगल बादशाह जो है अब जो है अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया, यानी कि मुगल जो पीरियड है वो खत्म यहाँ पर लगभग हो गया। ठीक है ना। इसके साथ बंगाल में द्वैत शासन की 1765 से लगा 1772 नवाब की सेना समाप्त हो गई कंप्लीटली, और जितने भी फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी थी वो कंपनियों के हाथों में आ गई। नवाब के नीचे एक उप सूबेदार की नियुक्ति की गई, और इस प्रकार दीवान के नाते दीवानी और उप सूबेदार रजा खान के माध्यम से जो कंपनी थी उसके हाथों में पहुंच गई। क्वेश्चन पूछा था, बताइए बंगाल का उप नवाब कौन बनाया गया था, उसका नाम क्या था, रजा खान था। इसी तरह बिहार में बनाया गया था जिसका नाम था सिताब राय। चलो खैर, दीवानी कार्य हेतु कंपनी ने बंगाल में जो है मोहम्मद रजा खान, और बिहार में ये रहा सिताब राय को नियुक्त किया गया। दोनों इंपॉर्टेंट है, बंगाल में कौन, रजा खान, बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया गया। और फाइनली इसके दुष्परिणाम क्या मिले, कानून व्यवस्था संकट में आ गई। द्वैत शासन ये था कि कुछ काम आप करेंगे, कुछ काम हम करेंगे। ठीक है ना, यानी कि ठेका पद्धति से जो है रेवेन्यू को वसूल किया जाने लगा, जो कृषि का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, उद्योग और दक्षता का ह्रास हुआ। इस तरह भारतीय व्यापार तथा वाणिज्य का विघटन हो गया। और 1772 में वारिंग हेस्टिंग द्वारा जब आ जाते हैं, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, उसके द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। तो बंगाल यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरा लेक्चर देखा भी होगा भाई, देखने वाले बहुत कम होते हैं, और जो देखेंगे उसका मामला सेट भी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।